रंजन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह बीपीएससी मेंस में जीएस प्रथम प्रश्न पत्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है चंपारण सत्याग्रह। यह 42वीं एवं 47वीं और संभवतः 60वीं से 62वीं बीपीएससी में भी यह सवाल पूछा गया है, यानी यह सवाल जो है बार बार रिपीट होता है। चंपारण सत्याग्रह को हम लोग 4 खंडों में 4 टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि, दूसरा गांधी जी का आगमन और इस आगमन का प्रभाव, गांधी जी के आगमन का प्रभाव और चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव क्या हुआ, ये हम लोग देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण, उत्तरी बिहार का जो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र था, वहां पर यूरोपियनों ने नील की कोठी, वहां पर यूरोपियनों ने जो है जमीन जो है पट्टे पर ले लिया था और नील की खेती उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। नील की खेती वो 2 तरीके से करते थे, एक जीरात और दूसरा आसामी बार। जीरात में होता यह था कि यूरोपियन जो थे वो अपनी देख रेख में अपने हल बैल का प्रयोग करते हुए रैयतों से खेती करवाते थे जीरात में, जबकि आसामी बार में रैयत की जमीन पर नील की खेती की जाती थी। जीरात में अपने हल बैल से वो खेती करवाते थे, तो इसमें क्या था कि वो आसामी से जो है बेगार करवाते थे बहुत ही कम दर पर, या कई बार उनको मजदूरी नहीं देते थे और उनसे नील की खेती करवाते थे। तो इस प्रकार से जीरात में भी जो है आसामियों के मन में असंतोष पैदा होता था। आसामी बार में होता था कि वो रैयत की जमीन पर नील की खेती करवाते थे, और आसामी बार का जो है यह 3 तरीका होता था, 3 कठिया, कुरतौल और खुशकी। पश्चिमी चंपारण में जो कृषि पद्धति प्रसिद्ध थी नील की खेती की, वो 3 कठिया थे। 3 कठिया का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, 3/20 यानी 3 कट्ठा, 1 बीघे में 3 कट्ठे पर रैयत को नील की खेती करनी होती थी। रैयत को नील की खेती करने के लिए ये विवश करते थे, वो उनको ये कहते थे कि नील की खेती करने के लिए रैयतों को धमकी देते थे, बहुत कम मजदूरी पर नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य करते थे 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत। और जो रैयत इस जो अनुबंध से बाहर निकलना चाहते थे, एक बार मान लिया उन्होंने अनुबंध कर लिया, ठीक है, और उनकी इच्छा हुई कि हम बाद में इस पर बाहर निकले, तो क्या करते थे कि अनुबंध से बाहर निकलने के बदले में उन पर अन्य करों में वृद्धि का दबाव डालते थे। वो ये कहते थे कि अगर तुम इस अनुबंध से बाहर निकलोगे तो हम तुम पर अन्य करों में वृद्धि कर देंगे, ऐसी धमकी देते थे। चौथा, वो यह तरीका अपनाते थे कि किसी कारण से अगर नील की खेती नहीं हो पाई तो वो रैयतों पर भारी जुर्माना वसूलते थे 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत। तो नील की खेती का जो है उधर यूरोपियनों में 2 तरीका था, जीरात, आसामी बार। जीरात में जो है अपने हल बैल से अपने देखरेख में खेती करवाते थे, आसामी बार में रैयत की जमीन पर खेती करवाते थे नील की। आसामी बार का 3 तरीका था, 3 कठिया, कुरतौल, खुशकी। पश्चिमी चंपारण में यह 3 कठिया पद्धति बहुत प्रचलित थी, और 3 कठिया पद्धति के कई सारे जो नुकसान है वो मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। इतना ही नहीं, इसमें होता क्या था कि ये जो नीलहे थे, यूरोपियन गोरे थे, उन्होंने हर 10 मील पर 5 मील की दूरी पर बड़ी बड़ी अपनी कोठियां बना ली थी, और उन्होंने अपने कारिंदे रखे थे। तो जो नील की खेती करते थे उनसे तो कर असूला ही जाता था। ये यूरोपियन जो थे, ये जो गोरे लोग थे, ये गोरे लोग के जो कारिंदे हुआ करते थे, वो कारिंदे लोग जो हैं किसानों से नजराना या आबवा वसूल करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि जब जो कारिंदे होते थे गोरे साहबों के, वो ये सब जो है अवैध रूप से करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि यह जो आवाब होता था वो वार्षिक जो लगान होती थी, वार्षिक जो दर होती थी, उससे ज्यादा हो जाती थी। तो इन सब का समग्र परिणाम यह निकला कि उस क्षेत्र के किसानों में काफी असंतोष व्याप्त हो गया। उनकी स्थिति में जो है, आर्थिक स्थिति में भी काफी गिरावट आई। तो यह जो उस क्षेत्र के जो किसान थे, उनकी दुर्दशा का चित्रण जो है पहली बार जो है बिहारी और प्रताप नामक अखबार ने किया। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि बिहारी के प्रताप से यह मामला राष्ट्रीय मुद्दे में उछला। तो दैनिक बिहारी और प्रताप, ये दोनों अखबार थे, उन्होंने पश्चिमी चंपारण में किसानों की इस स्थिति पर प्रकाश डाला, उससे राष्ट्रीय मंच तक उस मुद्दे को उछाला। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब 1 दिसंबर 1916 को जब कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन हुई, तो उसमें बिहार के भी कई सारे प्रतिनिधि गए हुए थे। तो उसमें
पश्चिमी चंपारण में जो यह तीन कठिया पद्धति थी उसका मुद्दा भी उठा और इसके लिए वहां पर रिजोल्यूशन पास किया गया। तो पश्चिमी चंपारण से ही जो थे पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल जो है ये प्रतिनिधि बनकर गए थे और इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप आकर किसानों की स्थिति को देखिए, वहां पर किसानों की स्थिति को देखिए। गांधी जी ने वचन दिया कि मार्च अप्रैल के बीच वो वहां पर आएंगे और किसानों की स्थिति का जायजा लेंगे। तो आप लोग इसको फिलहाल लिख लीजिए, यह रही चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि। तो फिलहाल आप लोग इसको उतार लीजिए। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले। राजकुमार शुक्ल के साथ जो है गांधी जी 9 अप्रैल को कलकत्ता से पटना के लिए रवाना हुए और पटना जो है वो 10 अप्रैल को पहुंच गए। 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। पटना की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। गांधी जी ने बिहार आने का 2 उद्देश्य बताया। पहला तो चंपारण के किसानों की दशा का पता लगाना और दूसरा कि उनकी नीलहे जो हैं यूरोपियन, उनसे क्या शिकायत है वो इसकी भी पड़ताल करेंगे। चंपारण कृषकों की स्थिति की जांच और नीलहों से उनकी क्या शिकायत है, ये 2 उद्देश्य उन्होंने बताया था। 10 अप्रैल को वो पटना पहुंचे और उसके बाद पटना से वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर के कमिश्नर से गांधी जी मिले राजकुमार शुक्ल के साथ और सरकारी पक्ष, ब्रिटिश सरकार का पक्ष उन्होंने जानना चाहा। ब्रिटिश सरकार दंभ में थी, अहंकार में थी। ब्रिटिश सरकार का जो मजिस्ट्रेट ये था, कमिश्नर ने गांधी जी को डांटा फटकारा और वहां से भगा दिया और कहा कि जिला से तुम बाहर चले जाओ। गांधी जी ने उसके आदेश की अवहेलना की और ये मुजफ्फरपुर से चंपारण के लिए रवाना हो गए। ब्रज किशोर के साथ, राजेंद्र प्रसाद के साथ और ये राजकुमार शुक्ल जी के साथ ये रवाना हो गए चंपारण के लिए। चंपारण में जो गए वो उन्होंने घूम कर वहाँ के किसानों की स्थिति का जायजा लिया। गांधी जी के आने से जो है चंपारण के किसानों में जोश आ गया। लोग प्रतिदिन आकर नील्हे जो कोठी वाले थे उनके खिलाफ उनसे शिकायत करने लगे। तो गांधी जी को चंपारण की वस्तु स्थिति का अच्छा खासा जायजा हो गया। गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए चंपारण के मजिस्ट्रेट ने धारा 144 गांधी जी पर लगा दिया गया और उनसे ये कहा गया कि वो मजिस्ट्रेट के सम्मुख जाकर मिले। मजिस्ट्रेट के सामने जाकर मिलने का सम्मन जारी किया गया। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्रांतिकारी घटना घटी जो कि भारतीय इतिहास में पहली बार हुई थी। गांधी जी को सम्मन जारी किया गया तो गांधी जी मजिस्ट्रेट के सम्मुख गए और उन्होंने सब कुछ अपनी सारी गलती को स्वीकार लिया। अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को उन्होंने स्वीकार लिया और यहीं पर पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। गांधी जी ने अपनी गलती को उन्होंने जो भी उन पर जो आरोप लगे थे उसे स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कानून को मैंने इसलिए तोड़ा था क्योंकि मैं किसानों की स्थिति को जानना चाहता था। तो इस सविनय अवज्ञा से जो है उनकी जो है लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। तो जो उस समय के लेफ्टिनेंट थे, अंग्रेजी सरकार जो ऊपर की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो है मजिस्ट्रेट को तुरंत आदेश दिया कि गांधी के ऊपर जितने भी आरोप लगाए हो वो सब वापस ले लो। और गांधी जी को उन्होंने कहाँ बुलाया? रांची बुलाया कि आइए बैठ के हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। गांधी जी रांची गए और वहां पर चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना की गई। एफ जी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना की गई, जिसके अन्य सदस्यों में एक स्वयं गांधी जी थे, दूसरा डीजे रीड थे, नारायण सिंह थे इत्यादि। इन सदस्यों को मिलाकर चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना की गई। गांधी जी ने इस समिति के सम्मुख जो है 2 बातें रखी। पहला कि यह जो 3 कठिया पद्धति है जो चंपारण में प्रयोग की जा रही है, यह जो है इसको हटा दिया जाए। पहली मांग उन्होंने यह रखी। दूसरी मांग उन्होंने यह रखी कि जो यूरोपियन नील है वो उन्होंने जो शोषण किया है, तो शोषण को जो है उसको आर्थिक दंड उनसे लगाया जाए और वसूल कर किसानों को वापस पैसा दिया जाए। तो जो समिति थी, समिति ने गांधी जी की दोनों मांगों को मान लिया। पहली मांग को मान लिया पूरी तरह से। 3 कठिया पद्धति को उस क्षेत्र में समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया पद्धति वैसे भी उस क्षेत्र में जो है पतन की ओर ही थी। 1893 में हम जानते हैं कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर ही लिया था। तो पहली जो मांग है वो पूरी तरह से मांग ली और दूसरी मांग जो थी कि आर्थिक दंड लगाया जाए नीलों पर,
यूरोपियन पर, तो इसको अंग्रेजी सरकार ने कहा 25% का आर्थिक दंड लगाया, 25% का जुर्माना वसूल कर किसानों के बीच बांटा गया। तो इस प्रकार से गांधी जी की यह एक पहली और बहुत बड़ी जीत थी। इसकी कई आलोचना भी करते हैं गांधी जी की, कि उन्होंने जो है आलोचना इस आधार पर करते हैं कि 25% पर वो क्यों सहमत हुए। उन्होंने 100% यानी जो है नील्हे जो थे उन्होंने जितना शोषण किया था सारे पैसे की उन्होंने वापसी की मांग क्यों नहीं की, 25% पर सहमत क्यों हो गए, यह आलोचना है। इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि गांधी जी का भी उस समय कहना था कि मुद्दा 25% या 100% का नहीं है, यह 25% भी जब वो वापस कर रहे हैं किसानों को, इसका मतलब है कि वो अपनी गलती स्वीकार रहे हैं, वो गलत ठहराए जा रहे हैं। तो यह उनको लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए काफी है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो चंपारण सत्याग्रह था इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राजनीति पर इस चंपारण सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग आते हैं इस चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था, इसका परिणाम क्या निकला, तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका जो है क्या महत्व था, तो इसके 5-6 परिणाम निकले। इसका 5-6 दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण है। पहला, तो पहली बार जो है किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, राष्ट्रीय नेताओं की भागीदारी किसानों की समस्या पर में हुई, पहला प्रभाव ये इसका निकला। दूसरा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के केंद्र में जो है, कांग्रेस की चर्चा में, कांग्रेस के चिंतन में जो है, कांग्रेस के संघर्ष में किसानों की भी भागीदारी हुई कि किसानों की समस्या जो है वो है कांग्रेस के केंद्र में आ गई। और जो यह किसान आंदोलन जब सफल हुआ तो इससे प्रेरित होकर आगे आने वाले अन्य कई किसान आंदोलन जैसे अवध आंदोलन, खेड़ा आंदोलन हुए। मतलब इससे उन लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की कि यह आंदोलन अगर सफल हो सकता है तो हमारा आंदोलन भी सफल हो सकता है। गांधी जी जो हैं किसानों के बीच और आम जन के बीच काफी लोकप्रिय हो गए इस आंदोलन के बाद। और सबसे जो महत्वपूर्ण घटना घटी इस आंदोलन में कि पहली बार सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किया। आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि गांधी जी इसका आगे चलकर कई बार प्रयोग करेंगे, लेकिन पहली बार सभी ने अवज्ञा का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने किया था। साथ ही साथ पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था गांधी जी ने, भारत में। इसके पहले अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। और इस जो है यह आंदोलन सफल जो हुआ तो इसने गांधी जी को महात्मा के रूप में इस देश में स्थापित कर दिया। महात्मा की उपाधि उन्होंने गांधी जी को इसके बाद ही प्राप्त हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। हालांकि यह एक चर्चा का या विवाद का तो नहीं कहेंगे, चर्चा का विषय है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी। कुछ लोग 3 इसमें दावेदार आते हैं, जिसमें सबसे अधिक मान रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है। और दूसरा है कि स्वामी श्रद्धानंद ने भी इस 1915 में ही गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित कर दिया था। खैर, तो इसका महत्व यही है, पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं की भागीदारी के साथ सुलझाया गया, सभी ने अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। और जो एक और चीज निकल कर आई कि उस दौर में जो और भी कई संघर्षशील लोग थे तो उनको यह प्रेरणा मिली कि संघर्ष के क्रम में संयम और साहस कभी नहीं खोना चाहिए। तो ये चंपारण सत्याग्रह का ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि इसका कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ और इसका राष्ट्रीय राजनीति में महत्व क्या था। धन्यवाद।